नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में हो रहे आपके एग्जाम्स को लेकर के। एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के आपके पेपर नंबर 5 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो पहला पेपर है, जो पहला पार्ट है आपका, उसको लेकर के। तो सीआरपीसी का जो आपका ये पहला चैप्टर है, पहला पोर्सन है, मुझे लगता है शायद आप आखिरी बैच होंगे जो ये पुरानी वाली सीआरपीसी पढ़ेंगे, और शायद आपके जो जूनियर बैच में जो लोग आएंगे उनको सीआरपीसी नई वाली पढ़नी होगी। तो इस अंतिम बैच को, इस सीआरपीसी, पुरानी वाली सीआरपीसी के अंतिम बैच को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप जीवन भर कह सकेंगे कि मैंने पुरानी वाली सीआरपीसी पढ़ी है। सवालों की अगर हम बात करें, आपके सिलेबस की बात कर लें पहले, तो यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का ऑब्जेक्ट, स्कोप, एक्सटेंट पढ़ना होता है, डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं, जहाँ पे ढेर सारी डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस के बारे में, उसके नेचर को लेकर के, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, विक्टिम का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब, चार्जशीट का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के है। उसके बाद जहाँ से आपके लिए सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। जो विभिन्न प्रकार की मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनका गठन कैसे होता है। दूसरी यूनिट में आपकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के है, और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोविजन है, अरेस्ट कैसे होगा 41 से लेकर के, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है, अरेस्ट विदाउट वारंट है, इन सब चीज़ों को लेकर के। सर्च का और सीजर का जो मतलब है, सर्च के सीजर के जो प्रावधान है कैसे होंगे, सर्च वारंट का मतलब कैसे वो इशू हो सकता है, किन चीज़ों को सीज कर सकता है, और कैसे किसी व्यक्ति की को उपस्थिति के लिए विवश किया जा सकता है। उपस्थिति के लिए विवश का मतलब कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, समन कब जारी होगा, वारंट कब जारी होगा, समन कब खारिज होगा, वारंट कब खारिज होगा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की जो व्यवस्था है, एफआईआर, जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है पुलिस के पास, उस इन्वेस्टिगेशन की पावर के विषय में यूनिट 2 में है। तीसरी यूनिट आपकी है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग शुरू कैसे होती है, उसको लेकर के है। और सबसे पहला जो आपके लिए जरूरी एक वहाँ से टॉपिक सवाल भी बनता है कि क्रिमिनल कोर्ट की जो इंक्वायरी करने का और जो अरेस्ट करने का जो जुरिस्डिक्शन है, किसी भी एक आपराधिक न्यायालय का जो इंक्वायर करने का, इंक्वायरी मतलब पूछताछ करने का, और गिरफ्तारी करने का जो उनका क्षेत्राधिकार है, उसको लेकर के आपका टॉपिक है। उसके बाद है कि कॉग्निजेंस कब ले सकते हैं, और प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कब मानी जाएगी, कब कहा जाएगा कि इनिशिएट हो गई है, और कैसे एक मजिस्ट्रेट किसी मसले का कॉग्निजेंस ले सकता है। मजिस्ट्रेट को दिए जाने वाले कंप्लेन केसेस के विषय में है, और जो प्रोसीडिंग का कमेंसमेंट है, प्रोसीडिंग की शुरुआत है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको लेकर के आपका यूनिट 3 में है। यूनिट 4 आपका पब्लिक ऑर्डर और एलिमोनी से रिलेटेड है, जहाँ पे सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर आपको पढ़ना होता है कि सदाचार के लिए जो आपसे सिक्योरिटी भरवाई जाती है, चुनाव के समय आप सुनते होंगे जमानत लोग करवाते हैं। पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी को लेकर के जो मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है, और अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो क्या व्यवस्था होगी, कौन सी शक्ति वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, कौन सी शक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। और अंतिम टॉपिक आपके जो सिलेबस का है वो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का है। यहाँ से हम अब सवालों की बात करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी सवाल है। तो पहला सवाल, जैसा मैंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है वहाँ से हमेशा बनता आया है। तो एक सवाल आप कायदे से पढ़ करके जाइएगा कि जो आपराधिक न्यायालयों का जो गठन है उसकी जो शक्तियाँ हैं, और जिस समय आप आपराधिक न्यायालयों का गठन पढ़ रहे हैं, शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, उस समय जो विशेष पढ़ करके आपको जाना है। आप एक तो सेशन के विषय में कायदे से पढ़ करके जाइए कि सेशन कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेशन कोर्ट की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के जैसे सवाल है कि न्यायालयों के अनुक्रम एवं उनकी शक्तियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। एक तो उनकी हायरार्की आपको बनानी है, जेएम फर्स्ट क्लास से लेकर के ऊपर सेशन कोर्ट तक की आप हायरार्की को पढ़ करके जाइए, उसको जानते हुए जाइए, उनकी शक्तियों को जानते जाइए कि किसके पास कितने साल की सजा देने का प्रावधान है, किसको कितने साल की सजा देने की शक्ति है, और न्यायालयों के वर्गों के विषय में पढ़िए, और विशेष रूप से आप सेशन कोर्ट को पढ़ करके जाइएगा। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो आप गिरफ्तारी को कायदे से पढ़ करके जाइए, और जिस समय आप गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं उस समय मुझे लगता है सबसे जरूरी आपके लिए जो है अरेस्ट विदाउट वारंट है। और अरेस्ट विदाउट वारंट के साथ साथ आप दो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, एक तो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है और अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन किस ग्राउंड पर कर सकता है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट किस ग्राउंड पर कर सकता है, और अरेस्ट विदाउट वारंट का जो मामला है, सिप्सो डेरा आप याद रखिएगा, CIPSODERA लिख करके जाइएगा, उसके सामने ग्राउंड साफ लिख लीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला सवाल आपका एक तो जुरिस्डिक्शन से, पावर से रिलेटेड है। दूसरा जो सवाल गिरफ्तारी का है। तीसरा सवाल आपका एफआईआर को लेकर के है। एफआईआर का मतलब क्या होता है, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है,
एफआईआर से संबंधित जो सारा का सारा प्रोविजन है कायदे से पढ़ करके जाइएगा। और ये भी देखिएगा कि क्या एफआईआर कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देना कोई साक्ष्य है उसके खिलाफ उसको अपराधी साबित करने का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कोर्ट्स का जो कॉग्निजेंस लेने का जो उनका जो शक्ति है, किसी अपराध के संज्ञान को लेने के संबंध में जो मजिस्ट्रेट के पास शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं उनकी, उसकी आपको डिटेल में चर्चा करनी है, उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वो आपके लिए बहुत जरूरी सवाल है। और किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को विवश करने की जो प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति को जो वारंट जारी करने की जो प्रक्रिया है, वारंट क्या किसी स्टेट खास के लिए जारी होता है, क्या वारंट किसी एक जनपद के लिए जारी होता है, या वारंट पूरे देश में जारी होता है, या देश उसका वारंट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो सकता है। इस प्रकार से जब वारंट को पढ़िए तो पूरा का पूरा वारंट कायदे से पढ़ करके जाइए। आगे हम जब बढ़ते हैं तो कंप्लेन का मतलब क्या है? कंप्लेन के द्वारा जो पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, कंप्लेन के द्वारा जो प्रोसीडिंग है, एक तो आप कंप्लेन केसेस पढ़ते हैं, दूसरे अन्य केसेस पढ़ते हैं। तो जो कंप्लेन केसेस को मजिस्ट्रेट के समक्ष शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसको कायदे से पढ़ करके आप जाइए। उसके बाद जो आपका पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी से वो 2-3 सारे सवाल आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। एक तो आपको मेंटेनेंस कायदे से पढ़ करके जाना है, और जब मेंटेनेंस आप पढ़िए तो केवल पत्नी का मेंटेनेंस ना पढ़िए, पत्नी का, बच्चे का और वृद्ध माता पिता का भी मेंटेनेंस पढ़ करके जाइए। और जो सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको कायदे से आप पढ़ करके जाइए। पिछले बार के अगर पेपर को हम देखें तो छोटी छोटी टिप्पणी आई थी, और उस छोटी छोटी टिप्पणी में जैसे आपको संज्ञेय अपराध के विषय में पूछा गया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जमानती अपराध, वेलेबल ऑफेंस, और आरोप, चार्ज, लोक अभियोजक मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जांच मीन्स इन्वेस्टिगेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में, विक्टिम के बारे में, पुलिस रिपोर्ट के बारे में। तो जो आपका शुरुआती जो डेफिनीशन क्लॉज है वहां से प्रयास करिए कि जो ये डेफिनीशन तो पिछली बार आ ही चुकी हैं, लेकिन आप जहां पर जैसे आप सवाल पढ़ रहे हैं परिवाद के विषय में, तो आप ये कंप्लेन की जो मीनिंग है, कंप्लेन की जो परिभाषा है वो पढ़ते हुए आइए। आप चार्जेस के विषय में पढ़ रहे हैं तो चार्ज से आप अवगत होकर के आइए। अगर आपको, मैं ये कह रहा हूं कि कॉपी में आपको जो भी चीजें लिखनी है कल जब भी आपका पेपर है, अगर आपको बेलेबल ऑफेंस लिखना है, अब कहीं पर किसी भी सवाल को करते हुए बेलेबल ऑफेंस लिखना है, तो कम से कम आप बेलेबल ऑफेंस की मीनिंग जानते रहिए, और बेलेबल ऑफेंस किस सेक्शन में दिया हुआ है, किस शेड्यूल में दिया हुआ है, उसको कायदे से पढ़कर के आइए। तो एक बार हम शुरुआत से दोबारा देख लें। तो जो आपके लिए ज़रूरी सवाल है, एक तो एक सवाल हमेशा ये भी पूछा जाता रहा है, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता से आप समझते क्या हैं, और जो उसमें अभी हाल के अमेंडमेंट हुए हैं उसमें क्या चीज़ें सही हुई हैं, उसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सवाल थोड़ा सा वहाँ पर लिखते समय आपके पास कंटेंट कम रहता है और संतुष्टि हो नहीं पाती है, इसलिए मैं उस सवाल को छोड़ के मैं सीधे जो दूसरा सवाल है आपराधिक न्यायालयों के गठन का, क्रिमिनल कोड के कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो क्रिमिनल कोड के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल, उसके बाद सेशन कोड, उसमें विशेष रूप से आपको पढ़ना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको गिरफ्तारी को कायदे से पढ़ना है। गिरफ्तारी को पढ़ने के बाद आप प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। तीसरा आपके लिए एफआईआर जरूरी है। एफआईआर के संबंधित जो भी तमाम सारे चीज़ें हैं, जैसे सवाल है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, यदि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया है, ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है, और उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है, उसका जो साक्षिक महत्व है, उसका क्या मतलब क्या है। उसके बाद जो एक संज्ञान लेने की बात कही, संज्ञान लेने के संबंध में दंडाधिकारी की जो मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां हैं, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट के जो किसी भी मसले के कॉग्निजेंस को लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी लेकर के आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद कंप्लेन केसेस पर कैसे चीज़ें शुरू होंगी, कंप्लेन केसेस का सवाल एक है। अब एक सवाल जैसे है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को लेकर के, एक बार 2018 में आ चुका है, तो आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आइएगा। जब आप सेक्शन 41 पढ़ते हैं, जब आप अरेस्ट विदाउट वारंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मिलता है कि उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। तो जिस समय आप वहाँ पर गिरफ्तारी में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पढ़ रहे हो, उस समय आप देखिए कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता क्या है। और उसके बाद आपको एक तो आपको एलिमनी वाला जो सवाल है, मेंटेनेंस वाला सवाल है, वो कायदे से पढ़ करके आना है। और चूंकि पिछले बार सवाल ये वाला आ चुका है, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो मुझे लगता है मेंटेनेंस वाले सवाल को विशेष रूप से आप देख करके आइएगा। बाकी अगर आप पढ़ पाइए तो सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर देख लीजिएगा। एक सवाल छूट रहा है जहाँ पे ये सर्च और सीजर वाला है। सर्च और सीजर को भी कायदे से पढ़िएगा, और सर्च और सीजर के विषय में एक जो नया एक सवाल बन करके आता है उसको उस एंगल से पढ़ करके आइएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
अगर जो तमाम सारे प्राइवेसी के अधिकार हैं, तमाम सारे अन्य अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, क्या सर्च करना, क्या सीजर करना उन फंडामेंटल राइट्स का, उस पार्ट 3 में दिए गए राइट का वॉल्यूशन है क्या? जैसे सवाल है कि दंड प्रक्रिया संहिता में तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, और उसी में पूछा गया है कि यह प्रावधान भारत के संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के विरोध में है क्या? यदि हाँ तो आप सिद्ध करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके विपक्ष में आपको अपने तर्क देने हैं। तो तलाशी की परिभाषा क्या है, और सीआरपीसी के अंतर्गत तलाशी और सर्च और सीजर का जो लॉ है उसको लेकर के तैयार रहिए। कब आप कन्फिस्केट कर सकते हैं? जैसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर कोई ऐसी पत्रिका कहीं पर छप रही है जिसमें कुछ सेडिशन का मामला है, जिसमें कुछ राजद्रोह का मामला है, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो कल को अगर पब्लिक में आएंगी, कल को जब छपेंगी, वो बाहर आएंगी, बटेंगी, तो उससे समाज में परिशांति का खतरा है, उसमें परिशांति को खतरा है, उसमें समाज के जो सामाजिक ताना बाना है, जो सौहार्द है, वो सौहार्द खत्म हो सकता है। तो क्या वो उसको जब्त कर लेना, जो प्रेस का राइट है, जो प्रेस को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो क्या उसका वायलेशन है? क्या ऐसी पत्रिका को जब्त कर लेना, क्या उसका वायलेशन है? उसके राइट टू स्पीक का, राइट टू स्पीच का, एक्सप्रेशन का। तो इस प्रकार से तैयार करके आइएगा, और मुझे लगता है यहाँ से आपको सारे सवाल, लगभग सवाल मिलने की काफ़ी उम्मीद रहेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे लगता है आपका ये जो रिटन का पेपर है LLB 3 इयर्स में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका रिटन पेपर है, वो मुझे लगता है ये शायद आखिरी पेपर होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। बाकी किसी अन्य प्रकार की ताज़ा अपडेट आई तो उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।